नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का जो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो लगभग संपन्न हो ही चुकी है और संपन्न होने के साथ-साथ नतीजे भी सामने आ चुके हैं। नतीजों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीती है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी और करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं। बाकी की जो 7 सीटें हैं, कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह ठाकुर चुनाव जीते हैं, बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं। लगभग 90-90 हजार के आसपास का उनका जो वो मार्जिन है उससे चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ फूलपुर से दीपक पटेल चुनाव जीत चुके हैं। मझवा से सुष्मिता मौर्य चुनाव जीती है। खैर से सुरेंद्र दिलेर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। सिंहराज जाटव वहां से चुनाव हारे हैं। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर है। आज के इस एनालिसिस में, इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नतीजों के पीछे, ऐसे नतीजों के पीछे, ऐसे रिजल्ट के पीछे की वजहें क्या रहीं? कहां पर समाजवादी पार्टी से चूक हुई, या भारतीय जनता पार्टी, जिसे यह कहा जा रहा था कि ये चुनाव पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस का चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी और तस्वीरें भी सामने आई, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल सर मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, सभी दर्शकों कैसे को पहली पहली प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या हो गया ये अचानक से? प्रशांत जी, देखिए, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, मैं मानता हूं कि ये वास्तविक रिजल्ट से सीधे-सीधे 180 डिग्री का यू टर्न वाला रिजल्ट है। 2 सीटें जो है कि वो समाजवादी पार्टी और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। तो ये देखिए, हम्म। हम लोग अगर देखें क्रोनोलॉजी को, अगर देखें प्रशांत जी, पहले 13 नवंबर को चुनाव थे। 13 नवंबर का चुनाव को बढ़ा के 20 नवंबर किया गया। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लगातार कहते रहते हैं कि वो छोटे-छोटे सभी पर्व त्योहारों का कैलेंडर लेके बैठते हैं और फिर चुनाव का शेड्यूल जारी करते हैं। और 20 नवंबर का तिथि अगर हम लोग देखें भारतीय इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर इसे देखा जाएगा, तो ये 20 नवंबर हम लोगों को किस रूप में दिखता है? 20 नवंबर दिखता है काले इतिहास के रूप में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, जो दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को देखने के लिए मिले, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन का काम क्या होना चाहिए था कि मतदान प्रतिशत कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन दृश्य क्या देखे, हम्म। मतदाताओं के ऊपर बंदूक तानती हुई पुलिस नजर आई। हर तरफ ऐसा था कि जैसे कि विपक्षी मतदाता, जो विपक्ष को वोट करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, वो मतदान केंद्रों तक ना हम्म। पहुंचे। आप सोच के देखिए कि अखिलेश यादव ने 1 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होती है। तो मतदाताओं को प्रोत्साहित कहाँ किया जा रहा था? ये मुझे लगता है कि जो 20 नवंबर को जो चुनाव हुए, ये रामपुर के उपचुनाव, जो रामपुर में उपचुनाव हुए थे, वो उसकी याद दिलाते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री ने कानपुर में कहा भी था प्रशांत जी कि हम कानपुर को रामपुर बना देंगे। तो ये चीजें स्पष्ट थी कि उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो पुलिस का प्रयोग हो, प्रशासन का प्रयोग हो, उन तमाम चीजों का प्रयोग किया गया। देखिए, मतदाताओं को बूथ पे आप आने ही नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि काउंटिंग में हम जीत गए, और फिर जीत का आप जश्न मनाइएगा। तो ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। आप जीत भी गए, लेकिन हम लोग अभी भी रामपुर के उपचुनाव को किस रूप में याद करते हैं प्रशांत जी? वो रामपुर का ठीक उपचुनाव बात है। उसी रूप में अभी भी वो दृश्य आते हैं। वो तमाम सारे दृश्य लोग, बिल्कुल जो राहुल जी, ये रामपुर बात के, कह रहे थे। तमाम सारे लोग ये बात कह रहे थे, पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, और वैसे भी उपचुनाव के संदर्भ में ये बोला जाता है कि ये सत्ता और शासन का चुनाव होता है। तो क्या वाकई में सारी सीटों पर सत्ता और शासन ने ही चुनाव लड़ा, प्रशासन और पुलिस ने ही चुनाव लड़ा, या कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी से रणनीतिक चूक भी हुई? नहीं, देखिए, मैं तो डे वन से मान रहा हूं कि गाजियाबाद की सीट, चाहे खैर की सीट हो, ये 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें थी। उसमें तो कोई वो हम्म। किंतु परंतु वाली स्थिति है ही नहीं। हम लोगों ने पहले भी विश्लेषण किया था और मैंने डंके के चोट पे कहा भी था। उसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है कि वो मायावती जी हम्म। का प्रयोग करके जो है कि वो वोट काटने की रणनीति होती है। चंद्रशेखर रावण भी अब नए जो है कि वो उनके माध्यम से भी जो है कि विपक्षी वोटों में कटिंग की स्थिति आती है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए प्रशांत जी, इस प्रकार हम्म। के रणनीतिक दृष्टि से बीजेपी लाभ ले, फिर भी उसको भी मैं नैतिक और पवित्र मानता हूँ। राजनीति में ये चीजें चलती हैं। लेकिन जो ये जो बाधा दौड़ उत्पन्न की जाती है कि मतदाता बूथ स्थल तक ना पहुंच पाए,
आप पुलिस का पहरा लगा दीजिए, हर तरफ आप परेशानी उत्पन्न कर दीजिए, लाठीचार्ज कर दीजिए। ये जो दृश्य थे 20 नवंबर को, और उसके माध्यम से जब आप चुनाव जीतते हैं, ये स्थितियां कोई अच्छी हम्म। स्थिति नहीं होती है। तो ये हमें लग रहा है कि जो रणनीतिक चूक, देखिए मैं मानता हूं कुछ जगह पे रणनीतिक चूक अगर हम लोग माने, तो वो चूक जो है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता, कांग्रेस भी कुछ जगहों पे आती तो एक अच्छा सा संकेत जाता। हम्म। तो वो गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ, लेकिन क्या वो चूक इतनी बड़ी थी कि उस चूक के कारण से इन लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हो जाए? हमें नहीं लग रहा कि वो चूक तो हुई। अगर हाँ, मतलब आप जिस ये तरह से देखिए, लोकसभा चुनाव में, जी, आप ये देखिए कि हाँ कुंदरकी मैं सीट पर जहां पर 62% मुस्लिम आबादी थी, वहां का मतदान ही 57% हुआ और नतीजे आपके सामने हैं। मैं वहां पर रामवीर सिंह ठाकुर आप देखिए 90,000 से ज्यादा की लीड लेकर के चल रहे थे और बहुत बुरा हारे, मतलब 12-13 हजार वोट कोई मायने नहीं रखता। वो भी आप देखिए 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं हाजी रिजवान। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाजी रिजवान जी 4-5 बार के विधायक हैं। कुंदरकी सीट देखिए, अगर कोई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से, निष्पक्षता का चश्मा पहन के प्रशांत जी कोई भी अगर इसका मूल्यांकन करेगा, तो फिर यानी आपने हम्म। स्पष्ट तौर पे ना, चुनाव आयोग ने और उत्तर प्रदेश के शासन ने, इन लोगों ने मिलकर मतदाताओं को पोलिंग बूथ पे जाने ही नहीं दिए। वो जाने ही नहीं दिया। देखिए, संभल में गया हुआ था प्रशांत जी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, और लोकसभा चुनाव हम्म। के दरमियान में मैंने जाके देखा था वहां पे। तो वो क्षेत्र कैसा है, और वहां पे कुंदरकी का पूरा एरिया, वो इन सबों को देखा है हमने, अपने आंखों से देखा है उसको। वहां पे कोई ये कह दे कि नहीं, बीजेपी को जो है कि वो बीजेपी का गढ़ बन गया, लोगों ने अचानक से उनको चुन लिया। तो ये देखिए, ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं थे, ये पुलिस और प्रशासन का चुनाव था। यही कारण है कि उस जगह पे भी इतनी बड़ी मार्जिन के साथ कोई जो है कि चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत जी। तो ये, इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल सा चीज है। जो हम लोग एक सामान्य अवधारणा हम्म। मानते हैं कि प्रशासन ने, और विशेषकर देखिए उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बनी थी प्रशांत जी, कि योगी आदित्यनाथ जी की साख दांव पे थे। अगर आज ये चुनाव वो नहीं जीतते, तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो हम्म। है वो खतरे में पड़ जाती। उन्होंने अपने पद को बचाने के लिए, कि कहीं उनके ऊपर मुख्यमंत्री पद को जो है कि बदलने का दबाव ना हो, एन कैन प्रकार किसी भी तरह से इस चुनाव को उन्होंने जीतना था, और उन्होंने वो चुनाव जीता है। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है, रामपुर के उपचुनाव में खुलेआम इस प्रकार के दृश्य देखे हैं। तो कोई आश्चर्य वाला चीज हम्म। प्रशांत जी मुझे नजर भी नहीं आ रहा है। मीरापुर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा राहुल जी, क्योंकि मीरापुर भी एक ऐसी सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी के आसरे वहां पर आरएलडी ने 2022 में जीत दर्ज की थी। इस बार मिथिलेश पाल थी तो भले ही नल के सिंबल से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुकी थी। सपा में गई, फिर भारतीय जनता पार्टी में हो करके फिर आरएलडी में आ गई वापस। आरएलडी से वो पहले भी रही हैं, लेकिन एक बड़ा डिसैटिस्फैक्शन था आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने। 38 दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी जयंत चौधरी के पास। ये चर्चाएं ये आई मतदान के बाद, बाकायदा वहां की लिस्ट मंगवाई गई भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में कि कौन कौन से नेताओं ने वहां पर बगावत की। उसके बावजूद यहां पर एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने खेल किया और मिथिलेश पाल चुनाव जीत गई। क्या लगता है, इसमें भी क्या प्रशासन वाला एंगल उसने काम किया है, या फिर यहां पर नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स की वजह से, चाहे वो बसपा की बात कर लें शाहनजर, चाहे वो आप आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट की बात कर लें, अच्छा वोट मिला है आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट। मतलब काउंटिंग के दौरान एक समय ऐसा आया था जब चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट जो है दूसरे नंबर पर ट्रेल कर रहा था, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी वहां से सुंबुल राणा पहुंच गई थी। क्या लगता है, ये यहां पर नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स की वजह से समाजवादी पार्टी को ट्रेल करना पड़ा दूर तक, या फिर यहां पर भी शासन और प्रशासन का पूरा प्रभाव देखने को मिला? क्योंकि मतगणना में हमने देखा था वो रिवॉल्वर वाली तस्वीरें, वो पिस्टल वाली तस्वीरें। प्रशांत जी, एक तो रिवॉल्वर वाली तस्वीर है जो हम लोगों को याद है, मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में देखा हम लोगों ने, नंबर 1। नंबर 2, मीरापुर में भी जो है कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी पड़ी थी पुलिस के ऊपर। तो मीरापुर से भी लगातार वो दृश्य आ रहे थे। तो एक तो देखिए, हम्म। प्रशासन के माध्यम से प्रशासन का बल प्रयोग, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, प्रशासनिक बल प्रयोग की स्थिति तो थी। लेकिन हाँ, दूसरा चीज कि आजाद समाज पार्टी को जो वोट प्राप्त हुए हैं, वो भी चूंकि एक आंकड़े के रूप में है, और वो वोट जो उन्हें प्राप्त हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी पहुंचाया है। तो हमें लगता है कि मीरापुर के उपचुनाव का जब हम लोग विश्लेषण करेंगे, ये दोनों ही तथ्य, क्योंकि दोनों के दोनों तथ्य बिल्कुल सही तथ्य हैं। आजाद समाज पार्टी के माध्यम से भी वोटों का नुकसान हुआ है, और दूसरे साथ कि प्रशासन ने लोगों को रोका भी है। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये भी उठ रहा है प्रशांत जी,
कि प्रशासन को ये कैसे पता चल रहा था कि कौन सा मुस्लिम जो है कि वो आजाद समाज पार्टी को वोट देने के लिए जा रहा है और उसे जाने के लिए दे दिया जाए, और कौन सा मुस्लिम है जो समाजवादी पार्टी को देने के लिए जा रहा है और उसे रोका जाए। तो जब हम लोग अभी विश्लेषण कर रहे हैं तो कई तरह के प्रश्न हम लोगों के मन में ही उठ रहा है। इसलिए देखिए, पुलिस का बल प्रयोग का मामला तो देखिए बड़ा सा मामला है, अभी इसको भी मानना पड़ेगा। हो सकता है कि जो लोग वोट करने के लिए आए, कहीं कुछ जगह ऐसा लगा होगा प्रशासन को कि शायद उस क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी की ठीक ठाक अच्छी पकड़ है, तो वहां के मतदाताओं को तो जाने दिया जाए, वहां पे ज्यादा जो है कि पोलिंग में बाधा ना उत्पन्न की गई हो। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के लिए लोग जाने वाले थे, वहां पे रिवॉल्वर दिखाया गया। वो दृश्य पूरे देश ने देखी और हम लोगों का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था उन दृश्यों से। महिलाओं के ऊपर कि अगर महिलाएं वोट करने के लिए जा रही है और उनको पिस्तौल दिखाया जाए, ये लोकतंत्र के लिए इससे दुखद कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ढोल बाजा नगाड़ा सब बजा ले, लेकिन उसके बावजूद भी इन तथ्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि रामपुर के उपचुनाव में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जश्न मनाया था, और वोटिंग प्रतिशत कितना था प्रशांत जी उस उपचुनाव का, वो आप भी याद करके देख लीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि उसकी की 100% ये पुनरावृत्ति है। नहीं, कुंदरकी के बारे में मैं इसी तथ्य को थोड़ा सा सब्सटेंशियल के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 70% से ज्यादा 2022 में इसी सीट पर मतदान था, तो आखिर क्या वजह थी कि आधा 57% ही मतदान हो पाया? ये तो इस बात का जवाब चाहे चुनाव आयोग दे दे, चाहे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो दे दे, लेकिन देगा कोई नहीं। खैर, एक अगला सवाल और, चूंकि मुझे पता है कि आपको जाना है, मैं थोड़ा सा सीसामऊ के बारे में, करहल के बारे में और फूलपुर के बारे में, क्योंकि ये जो सीटें थी इनके सीसामऊ के बारे में तो लगभग ये था, जिस तरीके की सख्ती प्रशासन ने की थी कि यहां पर हालत पतली है भाजपा की, और वो दिखा भी चुनाव में, नतीजों में दिखा। 8,500 के मार्जिन से लगभग वहां से चुनाव जीत गए नसीम सोलंकी। लेकिन करहल से भी कमोबेश यही स्थिति बनी, यहां भी अच्छे मार्जिन से 14,000 के ज्यादा से मार्जिन से तेज प्रताप यादव चुनाव जीते। लेकिन अगर हम बात यहां पर फूलपुर की करें और कटहरी की करें, देखिए फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, वो भी 3 बार के विधायक हैं, बसपा से रहे। पिछले चुनाव में 22 में वो वहां 27 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना जबरदस्त तरीके से माहौल होने के बावजूद, लोकसभा में लीड लेने के बावजूद, ऐसा 6 महीने में क्या बदल गया कि यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा? और दूसरा, लालजी वर्मा कटहरी से चुनाव समाजवादी पार्टी की अपनी सिटिंग सीट ये हाथ से चली गई, क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे? प्रशांत जी देखिए, अगर आप फूलपुर चुनाव को लेके बात करें, देखिए वहां पे जो परिणाम आए हैं उसको लेके कैसे स्वीकार किया जाए। 2700 का अंतर था 2022 में, 28,000 वोटों की लीड थी लोकसभा चुनाव में। 2700 बनाम 28,000 की कहानी तो एक तरह से इंडिया अलायंस के भीतर ही दिखाई दे रही है, और अचानक से सारा समीकरण बदल गया। तो ये देखिए, ये जो कहते हैं ना कि प्रशासनिक बल प्रयोग, ये प्रशासनिक बल प्रयोग ही है जो प्रशासन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करना। आज अगर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि अगर सवालों के घेरे में है, दायरे में है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, इन मामलों को लेके देखिए उनको अगर पुलिस उस दिन देखिए पूरा दिन भर वीडियो वायरल हुए प्रशांत जी, और अखिलेश यादव के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हम लोगों ने तो उस दौर में भी पत्रकारिता की है जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लोग फैक्स करने के लिए जाते थे चुनाव आयोग के लिए, और एक फैक्स पे चुनाव कैंसिल हो जाता था प्रशांत जी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव हुए, क्या यहाँ पे चुनाव आयोग को उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए फिर से चुनाव नहीं कराना चाहिए था वहां पे, अगर इतनी इस प्रकार की स्थितियां बनी? अब आप कटहरी की बात कर रहे हैं, देखिए कटहरी को लेके पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि वो उनके प्रतिष्ठा के दाव की सीट बनी हुई थी, तो हमें लग रहा है कि वो अपने माथे पे हार का कैसे लेते उस जगह पे भी। नहीं तो लालजी वर्मा की लोकप्रियता अचानक से घट जाए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, तब भी वो अपना सीट बचाने में सफल थे, 22 में भी बचाने में सफल हुए, और अभी अचानक से वो सीट बचाने में असफल हो गए। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ये परिस्थिति यही है कि इसमें एक तरह से प्रशासनिक और सरकार के शक्तियों का प्रयोग किया गया, इसके अलावा कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। मंझवा, देखिए मंझवा तो मैं गया ही था, मैं देखिए सीसामऊ गया हुआ था, मंझवा गया हुआ था। मंझवा के तमाम जो समीकरण बने हुए थे प्रशांत जी, वो समीकरण बिल्कुल इस रूप में थे कि वो समाजवादी पार्टी की खाता खुलने के पूरे सिचुएशंस बने हुए थे वहां पे। वहां तो निषाद पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम चुनाव हरवा देंगे।
अरे मैं ग्राउंड पे जाके मैंने इन चीजों को देखा था प्रशांत जी, अपनी आंखों से देखा था कि बहुत जबरदस्त जो है भितराघात की स्थिति थी तमाम प्रकार की। और जो मायावती जी के जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ ब्राह्मण मतदाता काफी आकर्षित भी दिखाई दे रहे थे वहां पे। और उसके बावजूद भी वो सीट भी जो है कि वो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनसे लोगों में भारी नाराजगी थी कि वो जब विधायक रही थी तो वो उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा था। देखिए विश्लेषण तब उन चीजों का किया जाता है जब ग्राउंड के अनुसार चुनाव हो, जमीनी स्थिति पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो प्रशांत जी, तो उसका विश्लेषण होता है। लेकिन चुनाव जब प्रभावित कर दिया जाता है और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसका विश्लेषण क्या ही हो सकता है। उसका विश्लेषण हो सकता है जो हम लोग एक लाइन कहते हैं कि उपचुनाव सरकार का चुनाव है और जब सरकार के मुख्यमंत्री का मुखिया उसके आधार पर हटाने और नहीं हटाने का फैसला लिया जाएगा तो उपचुनाव के परिणाम यही होंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में 2 से 3 सीटों से ज्यादा जीतने की हैसियत में नहीं थी। ये बात मैं अभी भी डंके के चोट पे कहता हूं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 9 की 9 सीटों का पोस्ट रिजल्ट जो एनालिसिस है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव जीती उसके पीछे का विश्लेषण एक लाइन में किया जा सकता है। सत्ता, शासन और प्रशासन का ये पूरी तरीके से उसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया हुआ चुनाव था। तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। आप देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।